एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल से। इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पर पॉइंट दे रखा है, इट शुड एबल टू रेप्लिकेट, यानी कि ये कैसा होना चाहिए, अपनी कॉपियों को ईजिली बनाने वाला होना चाहिए, यानी कि खुद को रेप्लिकेट कर सके। इसके अंदर ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि ये अपनी कॉपियाँ या अपने ही जो रेप्लिकेशन है वो इजीली कर सके, या फिर अपनी डुप्लीकेट कॉपियों को इजीली बना सके, अपनी ही जैसी कॉपियों को, काफ़ी सारी कॉपियों को ये बना सके। दूसरा यहाँ है, इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, कि ये केमिकली और स्ट्रक्चरली भी कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। कि ये नहीं है कि अगर किसी भी केमिकल का इसके ऊपर इफेक्ट पड़ा तो ये अपने आप को चेंज कर ले या अपना जो स्ट्रक्चर है उसको बदल ले, ऐसा ये नहीं होना चाहिए। केमिकल का इसके ऊपर इफेक्ट ना पड़े और साथ ही साथ स्ट्रक्चरली भी ये स्टेबल होना चाहिए। तीसरा इसमें पॉइंट है, इट शुड हैव स्कोप फॉर चेंज दैट आर एसेंशियल फॉर इवोल्यूशन, यानी कि इसके अंदर ऐसे चेंजेस के लिए स्कोप होना चाहिए जो कि इवोल्यूशन के लिए एसेंशियल हैं, यानी कि ऐसे बदलाव का स्कोप इसके अंदर होना चाहिए जो कि विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। ऐसे चेंजेस का स्कोप इसके अंदर होना चाहिए। जैसे कि अब जैसे मेंडल नहीं, डार्विन, जैसे डार्विन ने अपनी थ्योरी दी और डार्विन ने उसमें बताया कि किस तरीके से जो एनिमल्स थे वो यहाँ के उनके सराउंडिंग्स के जो उनके आसपास के जो बदलाव हो रहे थे उसके अकॉर्डिंग खुद को उन्होंने कैसे चेंज किया और कैसे वो यहाँ पर सर्वाइव कर पाए। तो उसमें उन्होंने बताया था कि वो यहाँ पर सर्वाइव कैसे कर पाए, उन्होंने धीरे धीरे अपने जेनेटिक मटीरियल में भी चेंज कर लिया था। और ये जो जेनेटिक मटेरियल चेंज होता है वो ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लगता है। ग्रेजुअल प्रोसेस यानी कि धीमा प्रोसेस होता है, बहुत धीरे धीरे हमारे जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके जेनेटिक मटेरियल में चेंज हो पाता है। अब जिनका जेनेटिक मटेरियल जल्दी चेंज हो गया या जिन्होंने खुद को अपने उसके काबिल बना लिया था उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, वो तो यहाँ सर्वाइव कर पाए, बाकी के क्या हो गए, बाकी के जो थे वो सर्वाइव यहाँ नहीं कर पाए। और इसको और बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि वो हैं एग्जाम्पल के लिए जिराफ है। जिराफ जो थे हमने देखा उसमें कि जो ग्राउंड की घास थी वो ख़त्म हो जाती है ना। ग्राउंड की घास ख़त्म हुई और ख़त्म होने से क्या हुआ कि उनके आगे चैलेंज हो गया कि वो खुद को यहाँ इस अर्थ पर कैसे अपने आप को अलाइव रखें। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना स्टार्ट कर दिया। और पहले तो उन्होंने अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया, धीरे धीरे क्या हुआ कि उनके अंदर जो उनका जो जेनेटिक मटेरियल था वो भी उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग चेंज होता चला गया। और ये जो टाइम था, ये जो मतलब चेंजेस उनके अंदर, और आज का अगर हम ऑर्गेनिज्म को, आज के अगर हम जिराफ को देखें तो उसका जो उसकी अगर बॉडी का स्ट्रक्चर देखें तो बहुत ज़्यादा पुराने वाले जिराफ से काफ़ी अलग है, डिफरेंट है उससे, है ना। और उसकी जो आज ऐसी जो बॉडी हम देख रहे हैं उसको ऐसा अपने आप को बनाने में मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लगा है। और साथ ही साथ उसके ऐसा कैसे हो पाया कि उसके जैसे उसने अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया उसके साथ साथ उसकी जो जेनेटिक मटेरियल था उसके अंदर भी चेंजेस हो गए। और इसकी वजह से क्या हुआ, इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग उसने अपने आप को चेंज कर लिया। जैसे इवोल्यूशन हुआ उसकी आवश्यकता के अनुसार उसने अपने आप को चेंज कर लिया। ठीक, नेक्स्ट इसमें आता है, इट शुड फॉलो द मेंडेलियन प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। साथ ही साथ जो मेंडल ने अपने इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल्स दिए थे, यानी कि वंशागति के जो सिद्धांत दिए थे, उन्हें भी फॉलो करने वाले होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये एक जेनेटिक मटेरियल है। ठीक, नेक्स्ट इसमें डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंसेस है, तो स्टार्ट करते हैं डीएनए और आरएनए का डिफरेंस। तो जो डीएनए है उसका नाम क्या होता है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का नाम क्या होता है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड और राइबोस न्यूक्लिक एसिड, तो इसके अंदर कौन सी शुगर होगी, डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है, जबकि यहाँ पर क्या होती है, राइबोस शुगर होती है। ठीक, नेक्स्ट इसमें 5 मिथाइल यूरेसिल होता है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर थाइमीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर डीएनए में क्या होगा, थाइमीन प्रेजेंट होता है, जबकि यहाँ पर थाइमीन के प्लेस पर क्या होगा, यूरेसिल होता है। ठीक, तो दूसरा डिफरेंस ये हो गया। तीसरा क्या है कि जो 99% ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है। तो मोस्टली डीएनए एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल, यानी कि 99% ऑर्गेनिजम्स के अंदर डीएनए जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल है, जबकि 1% ऑर्गेनिजम्स के अंदर आरएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक, साथ ही साथ आरएनए एक्ट एज ए मैसेंजर एंड एडेप्टर। तो जो आरएनए है
वो एक मैसेंजर और एडेप्टर की तरह काम करता है। हमें मालूम है डीएनए के टाइप को, कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। पहला आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। तो जो ये जो तीनों आरएनए ना, इन तीनों आरएनए की अपना अपना वर्क है और ये तीनों आरएनए अपने वर्क को करते हैं। जैसे कि आरआरएनए का क्या काम है, आरआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में करता है। आरआरएनए हेल्प करेगा प्रोटीन सिंथेसिस में, यानी कि प्रोटीन को बनाने में, प्रोटीन के संश्लेषण में कार्य करता है आरआरएनए। जबकि जो एमआरएनए है वो क्या करता है, मैसेज को कैरी करता है। जो भी न्यूक्लिक एसिड है यानी कि जो डीएनए है, डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो डीएनए ने उसको कोई मैसेज दिया आरएनए को, यानी कि मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, उस मैसेज को आगे की तरफ बढ़ाने का काम करता है। तो ये काम होता है एमआरएनए का। टीआरएनए का काम क्या होता है, टीआरएनए का काम होता है कि जो किसी भी चीज़ को ट्रांसफ़र करने का, कोई भी चीज़ है, कोई मटेरियल है, उसको ट्रांसफ़र करने का, एक से दूसरी जगह लेके आने का काम करता है ना। जैसे ये जो टीआरएनए वो अपनी एक साइट पर जैसे न्यूक्लिक एसिड को बाइंड करके लाता है और न्यूक्लिक एसिड को कहाँ ले छोड़ देगा, वो छोड़ेगा आरआरएनए के ऊपर, और आरआरएनए क्या करेगा, उससे कोडिंग कराता है। तो वो जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझाएंगे, वो इसमें नहीं है अभी। तो इतना समझ लीजिए कि आरएनए के कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं और तीनों आरएनए का अपना अपना काम होता है। जैसे कि एमआरएनए मैसेंजर कर लेके जाने का काम करता है, टीआरएनए किसी भी चीज़ को ट्रांसफ़र करने का काम करता है, जबकि आरआरएनए क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट इसमें आता है इट एक्ट एज अ जेनेटिक मटीरियल इन सम वायरसेस। जो आरआरएनए है वो कुछ वायरसेस में, जैसे हमने अभी आपको बताया कि डीएनए 99% जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जेनेटिक मटीरियल की तरह काम करता है, वैसे ही 1% वायरसेस यानी कि कुछ वायरसेस के अंदर जो आरआरएनए है वो एक जेनेटिक मटीरियल की तरह काम करता है। जैसे कि एड्स का वायरस कैसा है, रेट्रोवायरस है, उसके अंदर क्या होगा, आरएनए जेनेटिक मटीरियल होता है। साथ ही साथ कोरोना का वायरस कैसा वायरस है, रेट्रोवायरस है, उसके अंदर भी जेनेटिक मटीरियल क्या है, आरएनए है। क्या है, आरएनए है। नेक्स्ट इसमें आता है कि डीएनए इज स्टेबल। तो डीएनए कैसा होता है, स्टेबल होता है एज कंपेरिजन टू आरएनए। क्यों स्टेबल है, प्रेजेंस ऑफ 2' OH ग्रुप एट एवरी न्यूक्लियोटाइड मेक्स आरएनए लेबल एंड इजीली बायोडिग्रेडेबल। तो देखो ये ऐसा क्यों है, क्योंकि जो भी न्यूक्लियोटाइड आरएनए को बना रहा है, उसके 2' पर क्या होता है, OH ग्रुप होता है ना। उसके 2' पर क्या होगा, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, और इसी की वजह से क्या होता है, ये लेस स्टेबल होता है, यानी कि अनस्टेबल कह सकते हैं, लेस स्टेबल नहीं, अनस्टेबल होता है। और साथ ही साथ कैसा होता है, बायोडिग्रेडेबल, यानी कि ये अपने आप को चेंज कर लेता है। ठीक है, जो भी आरएनए बनाने वाला न्यूक्लियोटाइड है उसके 2' पर क्या होगा, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसके हर एक 2' पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से आरएनए कैसा होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, और जबकि डीएनए कैसा होता है, स्टेबल होता है। ठीक, नेक्स्ट इसमें है कि ये कैसा होता है, डीएनए केमिकली लेस रिएक्टिव एंड म्यूटेट्स स्लोली। तो ये केमिकली लेस रिएक्टिव होता है, यानी कि इस पर केमिकल का इफेक्ट नहीं पड़ता है। सही बात है, क्योंकि ये हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था कि इसके ऊपर किसी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल तभी होगा कि जब ये केमिकल्स के लिए लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है, तभी होगा कि जब केमिकल के लिए लेस रिएक्टिव होगा, और साथ ही साथ म्यूटेट स्लोली। तो जो म्यूटेशन किसी भी जेनेटिक मटेरियल के अंदर होती है या डीएनए के अंदर जो म्यूटेशन होती है बहुत स्लोली होती है। जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज, अगर हम अल्ट्रावायलेट रेज में लगातार रहेंगे तब हो सकता है, मे बी पॉसिबल, कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए के अंदर, डीएनए से जो क्रोमोसोम बन रहा है, क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स हैं उनके अंदर कोई म्यूटेशन हो जाए, यानी कि उत्परिवर्तन उनके अंदर हो जाए। तो बहुत स्लोली प्रोसेस होता है, बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है। ग्रेजुअल प्रोसेस यानी कि बहुत धीमे होने वाला एक प्रोसेस है। जबकि इसमें क्या होता है, म्यूटेशन इन आरएनए इज फास्टर। तो आरएनए में जो म्यूटेशन होती है, यानी कि जो उत्परिवर्तन होता है, जो जीन्स के अंदर बदलाव होता है, वो बहुत जल्दी हो जाता है, जबकि डीएनए में ऐसा नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि डीएनए रिक्वायर आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। हमने कुछ वीडियो लेक्चर पहले एक वीडियो लेक्चर आपको सेंड किया था, जिसमें था, हमने उसमें सेंट्रल डॉग्मा के बारे में बताया था, और उस सेंट्रल डॉग्मा में ना यही चीज़ समझाई जा रही थी जो नीचे दे रखी है। डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है। ठीक है, तो इसमें डीएनए के लिए क्या होता है, डीएनए
को प्रोटीन्स, अगर प्रोटीन का संश्लेषण करना है तो उसके लिए उसे किसकी आवश्यकता है? आरएनए की। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि डीएनए अपने आप प्रोटीन नहीं बना पा रहा है, उसको नीड किसकी है? यहाँ पर आरएनए की नीड है, और तब वो प्रोटीन सिंथेसिस कर पा रहा है। जबकि जो आरएनए है वो कैसा होता है? आरएनए डायरेक्टली कोड्स फॉर डीएनए, और सॉरी, आरएनए डायरेक्टली कोड फॉर प्रोटीन, यानी कि ये प्रोटीन के लिए डायरेक्टली कोड कर लेता है, ये जल्द अपने आप ही प्रोटीन बना लेता है, डायरेक्टली प्रोटीन बना लेता है, या प्रोटीन के लिए डायरेक्टली कोड कर लेता है। जबकि डीएनए ऐसा नहीं कर पाता है। डीएनए को किसकी ज़रूरत होती है? आरएनए की ज़रूरत होती है, तब वो प्रोटीन का संश्लेषण कर सकता है, ठीक, या सिंथेसिस कर सकता है। नेक्स्ट है इसमें कि वाई डीएनए इज़ मोर स्टेबल देन आरएनए, कि ऐसा क्यों है कि जो डीएनए है वो ज़्यादा स्टेबल है आरएनए के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों है कि जो डीएनए है वो आरएनए के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल है? तो पहला यहाँ पर आता है, इन आरएनए ए 2' OH ग्रुप इज़ प्रेजेंट एट एवरी न्यूक्लियोटाइड। तो ये हमने अभी समझा था कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो आरएनए की, आरएनए को बनाने वाली जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। तो न्यूक्लियोटाइड के 2' पर जितने भी 2' है वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, वहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। दिस मेक्स डीएनए अनस्टेबल एंड डिग्रेडेबल, और इसी की वजह से क्या होगा? डीएनए कैसा होता है? अनस्टेबल होता है, और साथ ही साथ कैसा होता है? डिग्रेडेबल, यानी कि अपने स्ट्रक्चर को इजीली चेंज कर लेता है, डिग्रेडेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है, प्रेजेंस ऑफ थाइमीन इन प्लेस ऑफ यूरेसिल कन्फर्ट्स एडिशनल स्टेबिलिटी टू डीएनए, यानी कि यूरेसिल की जगह पर थाइमीन के प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है कि डीएनए के अंदर एडिशनल स्टेबिलिटी आ जाती है। यूरेसिल की जगह पर थाइमीन प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा? डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कंपेरिजन टू आरएनए, ठीक। नेक्स्ट इसमें आता है कि आरएनए बीइंग ए बायोकैटालिस्ट इज़ मोर रिएक्टिव, कि जो आरएनए है अगर हम उसको एक एज ए बायोकैटालिस्ट की तरह उससे अगर हम काम कराएं, या एज ए बायोकैटालिस्ट उसको अगर हम यूज़ करें, अगर ऐसे इस तरीके से यूज़ करें तो क्या होगा? ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसीलिए ये रीज़न भी है कि डीएनए ज़्यादा स्टेबल है, आरएनए इतना स्टेबल, या आरएनए अनस्टेबल है, ठीक है। अगर हम आरएनए को एक बायोकैटालिस्ट की तरह काम कराएं उससे, या बायोकैटालिस्ट की तरह अगर हम उसको देखें, तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कंपेरिजन टू डीएनए। डीएनए ऐसा नहीं करता, या डीएनए के अंदर ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसमें लास्ट जो पॉइंट बताया जा रहा है वो है, डीएनए इज़ डबल स्ट्रैंडेड हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो डीएनए हमें पता है कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है, और डबल स्ट्रैंडेड होने की वजह से भी ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। और साथ ही साथ उस डबल स्ट्रैंडेड में भी कैसा होता है? कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होते हैं, यानी कि एक दूसरे के पूरक स्ट्रैंड होते हैं। एक दूसरे के पूरक कैसे? जैसे कि हमने समझा इसमें प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स होती हैं। प्यूरिन्स जो है हमेशा पिरिमिडीन्स के साथ बाइंड करती हैं, और पिरिमिडीन्स जो है प्यूरिन के साथ बाइंड करती हैं। ऐसा नहीं है कि प्यूरिन के साथ बाइंड करे और पिरिमिडीन के साथ बाइंड करे। तो इसीलिए भी क्या होता है, और एक तो पहली बार डबल स्ट्रैंडेड है, और दूसरा क्या है कि इसके अंदर जो स्ट्रैंड भी कैसे? कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, यानी कि एक दूसरे के पूरक स्ट्रैंड है। और इसकी वजह से क्या होता है? डीएनए बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और विच रेजिस्ट द चेंजेस बाय रिपेयर मैकेनिज्म, यानी कि जो रिपेयर मैकेनिज्म से जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी रिपेयर मैकेनिज्म से जो भी चेंजेस होते हैं, उससे ये अपने आप को बहुत जल्दी रेजिस्ट कर लेता है। यानी कि रिपेयर मैकेनिज्म से जो बदलाव हो रहे हैं उससे अपने आप को ये क्या कर लेता है? रेजिस्ट कर लेता है, यानी कि बचा लेता है, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में, और आई होप कि आपको समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है, क्लियर हुई है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। थैंक यू।